हेलो फ्रेंड्स, आइए हम लोग जो एएलपी टेक्नीशियन का सेट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग 9 सेट ऑलरेडी देख चुके हैं। तो इस क्लास में हम लोग देखेंगे सेट नंबर 10 का डिस्कशन करेंगे। ठीक, 10 नंबर सेट का डिस्कशन करेंगे। एक एक क्वेश्चन जो है मैथ का और न्यूमेरिकल का हम लोग करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे जो भी न्यू वीडियो डलेगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जितने भी आपके दोस्त लोग हैं सब लोग जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। ठीक, चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। मैथ का जो है क्वेश्चन नंबर पहला है। ये 3 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है। कह रहे हैं कि निम्नलिखित संख्याओं में से संयुक्त संख्या कौन सी नहीं है। देखिए अब इसमें समझिएगा थोड़ा सा। एक होता है अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, और एक होता है संयुक्त संख्या, संयुक्त संख्या। इसको बोला जाता है प्राइम नंबर, इंग्लिश में इसको प्राइम नंबर, इसको कंपोजिट नंबर या भाज्य भी बोल सकते हैं। कहीं कहीं संयुक्त संख्या या फिर भाज्य संख्या भी बोला जाता है, भाज्य संख्या। ये दोनों एक ही हुआ। ठीक, तो देखिए अभाज्य बोलेगा तो आपको पता ही होगा, जिसके 2 फैक्टर होते हैं, एक और स्वयं, एक एवं स्वयं, एक तथा स्वयं, एक तथा स्वयं, स्वयं। और इसका जब बोलेगा ना तो इसका 2 से अधिक फैक्टर होता है, 2 से अधिक संख्या से ये विभाजित होता है, यानी फैक्टर होता है, फैक्टर्स होता है, 2 से अधिक संख्या से विभाजित होता है। बात क्लियर इसमें। अभाज्य संख्या किसे कहेंगे? जिसका 2 सिर्फ 2 संख्या से कटे, एक से और स्वयं से। और संयुक्त संख्या या भाज्य संख्या किसे कहेंगे? जो 2 से अधिक संख्या से कटे। जैसे एग्जाम्पल अगर लेते हैं तो इसमें 3 आ जाएगा। 3 देखिए सिर्फ 1 से और 3 से कट रहा है, तो ये अभाज्य संख्या है। 5 भी अभाज्य संख्या होगा, 7 भी अभाज्य संख्या होगा, 11 भी अभाज्य संख्या। वहीं इसमें जब आएंगे जैसे 8 बोलिए तो भाज्य संख्या होगा, यानी कंपोजिट नंबर होगा। जैसे 1 से भी कट जा रहा है, 2 से भी कट जा रहा है, 4 से भी कट रहा है और 8 से भी कट रहा है, तो 8 एक क्या होगा? कंपोजिट नंबर होगा। ठीक, बात क्लियर ये हो गया। तो आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें 209 दिया हुआ है। देखिए इधर लिख देते हैं कौन कौन सा ऑप्शन दिया है। एक 209, 109, 203, 203 और 161। कह रहा है कि कौन इसमें कंपोजिट नंबर नहीं, यानी संयुक्त संख्या नहीं है। तो संयुक्त संख्या नहीं है तो क्या है? अभाज्य संख्या है। तो इसमें अभाज्य संख्या ढूंढ लेना है। तब देखिए 9, 2, 11, ये 11 से कट जा रहा है, 11 से ये कट जा रहा है, तो 11 से कट गया तो अभाज्य हो नहीं सकता है। ये वाले देख रहे हैं तो ये भी 11 से कट जा रहा है, 11 से नहीं कट रहा है, 7 से कट रहा है। देखिए तो 7 दूना 14, 7 नवा 63, ये 7 से कट जा रहा है। ये भी 7 9 14, 7 तरीके गई, 7 से ये भी कट जा रहा है। ये 109 जो हो जाएगा ना संख्या, यही जो है अभाज्य संख्या होगा। अभाज्य संख्या अर्थात भाज्य नहीं होगा, संयुक्त संख्या नहीं होगा। बात ये क्लियर हो चुका है। ये 11 से कट रहा है इसलिए संयुक्त संख्या होगा आपका। ये जो है 7 से कट जा रहा है, ये भी 7 से कट जा रहा है, और ये 109 जो है किसी से भी नहीं कटेगा, सिर्फ 1 से कटेगा और 109 से कटेगा। तो ये क्या कहलाएगा? अभाज्य संख्या अर्थात संयुक्त संख्या नहीं है। बात क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन जरा देखेंगे। अब देखिए ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इतना बड़ा क्वेश्चन है, नल टंकी का क्वेश्चन है, पूछा हुआ है। बट आप अगर एक बार इसका क्लू जान जाइएगा ना तो इसमें कुछ नहीं है। ठीक, बहुत आसान क्वेश्चन है। ये ऐसा क्वेश्चन ग्रुप डी में भी पूछा हुआ है, एनटीपीसी में भी पूछा हुआ है। देखिए अभी जा करके एएलपी में भी ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक, तो देखिए पढ़िए, पहले एक बार पढ़ लीजिए। और ऐसा क्वेश्चन देखिए ऊपर से पढ़िएगा और फिर आगे भूलते जाइएगा, इतना बड़ा क्वेश्चन है कि एक बार पढ़िए। देखिए कह रहा है कि पूरी गति से काम कर रही एक पाइप किसी खाली टंकी को 1 घंटे में भर सकती है। हालांकि ऐसा माना जाता है कि पहले घंटे के दौरान यह अपने क्षमता का 1/12, दूसरे घंटे के दौरान 1/9, तीसरे घंटे के दौरान 1/6 प्रयोग करती है और चौथे घंटे के दौरान 1/4 भाग प्रयोग करती है। ठीक, उसके बाद कह रहा है कि और 5वें घंटे के दौरान 1/3 भाग प्रयोग करती है। एक अन्य पाइप भी इसी प्रकार काम करती है, दूसरी पाइप भी है जो इसी प्रकार काम करती है, लेकिन यह पूरी गति से काम करती हुई खाली टंकी को 2 घंटों में भर सकती है। पानी को बाहर निकालने वाली पाइप के साथ, मतलब एक और पाइप जुड़ा हुआ है जो पानी को बाहर निकालता है, जो स्थिर दर से 5 घंटे में खाली कर सकता है। यहाँ पे गड़बड़ किया हुआ, भरा जा सकता है नहीं, खाली। ये पानी निकालने वाला है तो ये क्या कर सकता है? खाली कर सकता है। ठीक, 5 घंटे में खाली कर सकता है। यदि कोई अन्य पाइप काम नहीं कर रहा हो तो
समय पर अब कह रहा है कि नहीं कर रही हो तो ऐसे समय पर निकासी पाइप द्वारा टंकी को खाली करने में कितने घंटे, मतलब जो पानी को बाहर निकालता है उसका समय नहीं दिया हुआ है, भरने वाले 2 पाइप हैं उनका समय दिया हुआ है। अब देखिए इसको पढ़ने के बाद एक चीज़ क्लियर हो रहा है कि 3 पाइप आपके पास हैं, 3 पाइप। एक पहला पाइप है जो 1 घंटा में भर सकता है, एक दूसरा पाइप है जो 2 घंटा में भर सकता है, एक तीसरा पाइप है जो खाली करने वाला है, ये पता नहीं है, 1 घंटा मान लीजिए, इसी को निकालना है कि कितने घंटे में खाली कर सकता है, ये खाली करने वाला पाइप है। ठीक, अब इन दोनों के बारे में बोला है ना कि ये पहले घंटा में 1/12, दूसरे घंटा में 1/6, तीसरे घंटा में 1 ऐसे करके, दूसरे घंटा में 9 दिया है, तीसरे घंटा में 1/6, चौथे घंटा में 1/4 और 5वें घंटा में 1/3 ऐसे खाली कर रहे हैं। तो अब एक बात बताइए, देखिए अगर ये 1 घंटा में भर सकता है तो इसका क्षमता 1/1 यानी कि एक ही होगा, तो इसको रहने दीजिए। पहला घंटा में 1/12, दूसरा घंटा में 1/9, तीसरा घंटा में 1/, देखिए एक बार जब जान जाइएगा ना तो कुछ नहीं है, 1/6, उसके बाद से 1 मिनट रुक जाए, 9, 6, तब क्या है 1/4 है, 1/4 और उसके बाद से 1/3 है आपका। 5 घंटा तक ये किया काम। ठीक, भरने वाला है पाइप तो प्लस करेगा। ये जो दूसरा पाइप है ये भी भरने वाला है, ये भी इसी तरह से चल रहा है, ये भी इसी तरह से, लेकिन ये 2 घंटा में भर रहा है तो इसका क्षमता जो हो जाएगा 1/2। और ये जो सेम चीज़ आएगा ना यहीं, पहले इसको तो क्या करते हैं हम लोग जोड़ लेते हैं, ये कितना आ रहा है डायरेक्ट उसके बाद कर लेंगे। ये जोड़ करके देखिए तो एलसीएम हो जाएगा आपका कितना, तो 36 हो जाएगा, 36, 12 3 36 प्लस 9 चौके 36, 6 6 36, 4 9 36 और 3 से 12 3 36, तो ये कितना हो जा रहा है आपका, तो 6 4 10 3 13, 12 13 25 और 12 13 कितना हो गया, 25 हो गया, 6 4 10 3 13 25 और 9 25 9, 1 मिनट रुक जाइए, 12 3 36, 9 चौके 36, 6 6 36, 4 9 36 और 3 से कटेगा 12 मत में जाएगा। ठीक, तब ये आया कितना, तो 6 4 10 3 13, 14 15 और 15 9 कितना हो गया, 24, 24 का 4 हासिल 2, 34/36 आ जा रहा है। इसको हम डायरेक्ट जोड़ दिए तो ये 34/36 आ जा रहा है। अब देखिए यहाँ से समझिएगा आप जरा सा कि इसको हम पूरा मिटा करके और लिख देते हैं कि ये पहला जो भरेगा ये 34/36 भरेगा, आप प्लस दूसरा का जो क्षमता है 1/2 है और गुणे ये भी ऐसे ही भर रहा है तो ये 34/36 भर रहा है। और तीसरा खाली करने वाला है तो ये इसका क्षमता -1/x होगा और ये लगातार 5 घंटा अपना इसी रफ्तार से चल रहा है, ये 1/6 1/12 1/8 नहीं किया है और तब टंकी पूरा भर जा रही है, इसका मतलब 1 हो जाएगा। अब यहाँ से x का मान निकाल लेंगे, यही क्लू था और कुछ नहीं था इसमें। तो देखिए इसको कर लेते हैं, 2 से करेंगे तो ये 17 दूना 34 हो जाएगा। अब 36 ही रहने दीजिए, इसको इधर भेज देते हैं, यानी कि 36 36 का एलसीएम 36 हो जाएगा और 7 4 11 कर 1 हासिल 1 हो जाएगा, 3 1 4, 51/36, आइए इधर भेज दीजिए तो -1 और बराबर 5/x हो जाएगा। ठीक, तो अब अभी इसका आंसर भी बताएंगे ना कि डायरेक्ट भी आंसर कैसे करेंगे। ठीक, डायरेक्ट भी आंसर आ जाएगा। ये 36 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 11 में से 6 गया 5, यानी कि 15/36 बराबर 5/x हो जाएगा। तो 5 3 15 और 3 से करेंगे तो 12 हो जाएगा, अर्थात x का मान कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अर्थात ये जो खाली करने वाला पाइप है ये 12 घंटा में टंकी को खाली कर सकता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है और इसका एक ही क्लू है, जो दिया रहेगा ना, जैसे कह रहे हैं कि 1/12 ये जो दिया रहेगा ना 1/12 प्लस 1/9 प्लस 1/6 प्लस 1/4 प्लस 1/3, इसको हम क्या किए हैं ना कि जोड़ लिए हैं, क्योंकि इसी रफ्तार से भर रहा है और पहला टंकी का क्षमता 1 है तो 1/1 करेंगे तो ये इतना ही होगा, इतना भरा। दूसरा का 1/2 है तो इसका क्षमता इतना भर रहा है तो इसे गुणा कर दिए, ये भी लगातार ऐसे ही चल रहा था। और तीसरा का क्षमता -1/x जो कि खाली करने वाला है, ये 5 घंटा लगातार चल रहा है तो 5 से गुणा कर लिए बराबर 1 हो गया। तब x का मान निकाल लिए, हमारा कितना आंसर हो गया, 12। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन में करना क्या है, डायरेक्ट बता रहे हैं कि इसका अभी तक जो भी क्वेश्चन पूछा हुआ है ना तो इसका आंसर आता है 12 का गुणज ही, 12 का
गुणज ही हमेशा आंसर आता है, ठीक। 12 का गुणज यानी कि या तो 12 रहेगा या 24 रहेगा या 36 रहेगा या 12 का ही गुणज ही रहेगा हमेशा। तो वहीं आंसर आप अगर एक दिया रहेगा, जैसे अभी तक जो भी क्वेश्चन पूछा है ना, आप उठाकर देख लीजिएगा, 4-5 क्वेश्चन इसे पूछा हुआ है, तो सब में 12 का गुणज एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है। 12 या 24 या 36 ऐसे एक ही दिया हुआ है। तो ये भी एक क्लू है और बनाने का आपको बेसिक तरीका भी बता दिए, ठीक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 11 नंबर मैथ का क्वेश्चन दिया हुआ है। कह रहा है कि 16, 28 तथा 42 का एलसीएम निकालना है, ठीक। देखिए जब भी एलसीएम निकालना हो, सबसे पहले आप इस बड़े वाले को तोड़ दीजिए। जैसे 42 है ना, तो 6 7 42 यानी 2 गुणे 3 गुणे 7 कर दीजिए। 7 तरीके 21 दूना 42। अब क्या है 28 है, मतलब बड़ा वाला को पहले तोड़ लेंगे तो आसान रहेगा, ठीक। 28 के लिए देखिए 7 दूना 14 यानी कि एगो 2 और रहेगा तो 28 इसमें आ जाएगा। तो 28 भी कवर हो गया, 42 भी कवर हो गया। 16 है तो 16 के लिए 2 दूनी के 4 यानी कि और 2 को 2 लेना होगा, 2 दूनी के 4, 4 चौके 16 हो गया। तो अब इसका एलसीएम हो जाएगा 16। ये मान लीजिए कि सभी 2 को गुणा किए तो 16, 16 तिया 48, 48 साते 8 7 56 का 6 हासिल 5 हो जाएगा। 7 चौक 28 और 5 33 हो जाएगा, यानी कि 336। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। बात क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, आसान क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर है मैथ का क्वेश्चन। कह रहा है कि 30 आदमी किसी काम को प्रतिदिन 8 घंटे करते हुए 16 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। इस कार्य के 2 गुने अधिक कार्य को 10 आदमी प्रतिदिन 12 घंटे काम करके समाप्त करने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता पड़ेगी। अब कह रहा है क्वेश्चन क्या बोला है कि उपरोक्त प्रश्न को हल करने के लिए चरण नीचे दिए गए हैं, उनमें से कौन सा व्यवस्थित। अब देखिए एक बात आपको पता होगा कि इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग M1 D1 H1 बटा W1 बराबर M2 D2 H2 बटा W2 इसी फार्मूला का हम लोग यूज करते हैं, ठीक। M1 D1 H1 बटा W1 बराबर M2 D2 H2 बटा W। अब देखिए पहले ग्रुप में 30 आदमी हैं, तो 30 गुणे 8 घंटा प्रतिदिन काम करते हैं और कितने दिन में 16 दिनों में। और बट्टा काम पता नहीं है, इसको x मान लीजिए, चूंकि 2 गुना का बात किया हुआ है, ठीक। अब इसी काम को अब बोला है कि इससे 2 गुना काम करना है तो 2x नीचे दे देंगे, ठीक। 2 गुना काम करना है तो 2x और कितने आदमी लगाने होंगे तो M2 हमें पता नहीं है, यही पूछा था, M2 हमें नहीं पता है। और उसके बाद से क्या दिया हुआ है तो 12 दिन में करना है और ये 10 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं। ये इसको 8 को इधर कर दीजिए, ये 16 गुणे 8, हालांकि कहीं रहेगा उससे कोई मतलब नहीं है। तो इसी फार्मूला का यूज होगा। M1 D1 H1 बटा W1 M2 D2 H2 बटा W2 हो जाएगा। 2 गुना काम था तो इधर x इधर 2x मान लेंगे। तो ये एकदम हूबहू ऑप्शन में दिया हुआ है, जो कि किस ऑप्शन में है तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो बी इज़ द राइट आंसर। बात क्लियर हुआ इसमें, आसान सा क्वेश्चन था। M1 D1 H1 बटा W1 बराबर M2 D2 H2 बटा W2 हो जाएगा। 30 गुणे 16 गुणे 8 बटा x और ये हो जाएगा M2 इंटू 12 इंटू 10 बटा 2x। 2 गुना काम करना था, तो ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला 19 नंबर क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि एक द्विघात समीकरण है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k इज इक्वल टू 0। बोला है कि एक मूल यानी कि x का मान एगो 3 है, तब बोला है कि दूसरा मूल बताएं क्या होगा। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे, इसका एक मूल अगर 3 है ना तो 3 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब 3 रखने पे 3 तरीके 9 माइनस 12 प्लस k इज इक्वल टू 0, अर्थात k का मान आ जाएगा कितना 3 हो जाएगा। तो k का मान 3 आएगा तो ये जो इक्वेशन है ये क्या बन जाएगा, देखिए तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 हो जाएगा बराबर 0। अब इसका 2 गो मूल है तो एगो मूल तो पता है कि 3 है, तो इसका फैक्टर कर लीजिए। देखिए फैक्टर कर लेते हैं, ये x स्क्वायर माइनस 3x माइनस x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये टूट जाएगा, फर्स्ट इंटू लास्ट का फैक्टर कर लेते हैं। अब इसमें से कॉमन ले लेंगे x, तो x माइनस 3 आ जाएगा और माइनस 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अभी आ गया फैक्टर x माइनस 3 इंटू x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x का 2 मान हो गया, एक 3 हो गया और एक x बराबर 1 हो गया। तो ये दिया हुआ था, अर्थात दूसरा जो मूल होगा x बराबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से देखिए तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। बात क्लियर, कोई दिक्कत नहीं इसमें, आसान सा क्वेश्चन था। सबसे पहले k का मान निकाल लिए x बराबर 3 रख के, ठीक। उसके बाद से एक मूल 3 दिया हुआ था तो इसका ये इक्वेशन यही बन रहा है, तो इक्वेशन का फैक्टर तोड़ लिए तो एक 3 आ रहा है, एक 1 आ रहा है। तो ये 3 तो ऑलरेडी दिया था, तो जो हमारा दूसरा मूल होगा वो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखिए अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो ग्राफ से रिलेटेड है। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए चार्ट में 1999 और 1998 में विभिन्न कंपनियों की बिक्री को दर्शाया गया है। यानी कि दो ग्राफ है, दोनों 2 साल का है, एक है 1999 और एक है 1998। तब क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िए आगे, कि यदि 1998 में कुल बिक्री कितना थी तो 7,890 था, 19 में 98 में। तो कह रहा है कि 1999 में यदि 16.5% की वृद्धि हो जाती है तो 1999 में कुल बिक्री क्या होगी। देखिए इस पाई चार्ट का कोई ज़रूरत नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। अगर 1998 में बिक्री इतना था और 99 में 16.5% बढ़ जा रहा है तो ये 116.5% हो जाएगा इसका डायरेक्ट 1999 का। 1999 का जो हो जाएगा ये आ जाएगा आपका बिक्री आ जाएगा। तो कर लीजिए इसको, देखिए ये प्रतिशत हटाए तो नीचे 100, ये पॉइंट हटाएंगे तो 1 0 आ जाएगा। ठीक, अब ये 1 0 से 1 0 कट गया। अब देखिए अगर कटाइएगा 5 से तो कट जाएगा, लेकिन फिर कैलकुलेशन करना पड़ेगा, भाग देना होगा 2 से। तो सबसे बढ़िया रहेगा ना, हम क्या करते हैं 1165 में 789 से गुणा करके 2 को पॉइंट बैठा लेंगे। ठीक, तो ये देखिए 9 पचे 45 कर 5 हासिल 4 हो जाएगा, 9 छक 54 और 4 58 कर 8 हासिल 5 हो जाएगा, 9 एकम 9 5 हो जाएगा, 4 हासिल 1 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। ठीक, 8 45 कर 0 हासिल 4 हो जाएगा, 8 छक 48 49 50 51 52 कर 2 हासिल 5, 8 एकम 8 5 13 1 हो जाएगा, 8 एकम 9 हो जाएगा। देखिए 7 पचे 35 कर 5 हासिल 3, 7 छक 42 और 3 45 कर 5 हासिल 4 हो जाएगा, 7 एकम 7 4 11 और 7 एकम 7 1 8 हो जाएगा। अब जोड़ लीजिए, 5 की 5 8 की 8, यहाँ 9 है ना, तो 9 5 14, ये 9 नहीं, ये 4 था ना, 4 2 6 5 11, 4 था ये, 4 2 6 5 11 कर 1 हासिल 1 हो जाएगा, 5 3 8 1 9 हो जाएगा, 9 2 11 और 9। अब पॉइंट यहाँ पे बैठ जाएगा, यानी कितना आ जा रहा है तो 91.85 हो जाएगा, बिक्री हो जाएगा। यानी कितना 9191.85 हो जाएगा। तो ये लगभग में पूछा हुआ है तो 9191 हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 9191 ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो सी इज़ द राइट आंसर। बात क्लियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं, मतलब पाई चार्ट का कोई यूज नहीं है। 7,890 था, 16% वृद्धि, यानी कि 1999 में 116.5 हो जाएगा। 16.5 वृद्धि करना था तो ये निकाल लिए, डायरेक्ट हमारा पॉइंट में आ रहा था, तो लगभग पूछा था तो 91 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला जो क्वेश्चन है 28 नंबर मैथ का। ठीक, कह रहे हैं कि श्रमिक ने 2:39:40 बजे बल्ब का स्विच ऑन किया और उसी दिन 12:30:34 बजे बंद कर दिया। देखिए तो कह रहा है कि बल्ब कितने समय तक जला, तो ये तो आसान है जी, टाइम निकाल देना है। जैसे 12:30:34 पर बंद हो गया, ये बंद होने का समय है, इसमें से घटा देंगे बंद होने का समय। और चालू कब किया गया था, चालू जो किया गया था उसको घटा देंगे, 2:39:40। अब देखिए इसमें ये टोटली जो है ना, ये घंटा मिनट और सेकेंड का घटाव जोड़ेगा और कुछ नहीं है, घटा देना है आपको। तब देखिए ये 34 में से 40 नहीं घटेगा तो ये इसे 1 हासिल देगा, तो 1 मिनट देगा तो ये 60 सेकेंड हो जाएगा। तो 60 3 94 सेकेंड हो गया। ये 60 और 34 कितना हो गया, 94। 94 में से 40 घटा देंगे तो ये 4 की 4 ही हो जाएगा, यहाँ 5, यानी कि यहाँ 54 सेकेंड हो गया। ठीक, ऑप्शन भी देखते चलेंगे, एक में 54 सेकेंड है, वही आंसर हो जाएगा। हालांकि घटा लेते हैं, चलिए देख लेते हैं। अब यहाँ 29 मिनट हो गया है, तो 29 में से 39 नहीं घटेगा, ये 1 घंटा देगा तो ये 60 मिनट हो जाएगा। तो 60 29 कितना हो जाएगा, तो 89 हो जाएगा। 60 में 29 जोड़ देंगे तो 60 20 80 9 89। ठीक, अब इसमें से घटाना कितना है आपको 39, तो 0 हो जाएगा और 50 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हुआ 50, और ये 1 घंटा दे दिया था तो 11 में से 2 गया 9, यानी कि 9 घंटा 50 मिनट 54 सेकेंड, यानी ऑप्शन नंबर जो है ए नंबर हमारा सही आंसर होगा। घटा देना था और कुछ नहीं था इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला जो क्वेश्चन है ना 31 नंबर, ये माध्यमादिका बहुलक से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक, स्टैटिक से कर रहा है कि एक क्रिकेट मैच में खिलाड़ियों के स्कोर को इस प्रकार लिखा जाता है कि स्कोर के विचलन गुणांक 16 है और माध्य 25 है, तो प्रसरण निकाले। अब दिया क्या है और निकालना क्या है, देखिए एक बार लिख देते हैं। ये दिया है विचलन गुणांक दिया हुआ है, कितना दिया है आपका, तो 16 दिया हुआ है। माध्य कितना दिया हुआ है, तो माध्य इज इक्वल टू 25 दिया हुआ है। पूछा क्या है आपका, तो प्रसरण क्या किया पूछ रहा है। देखिए
प्रसरण निकालने के लिए आपको पता होगा कि स्टैंडर्ड डेविएशन यानी मानक विचलन बराबर रूट अंडर प्रसरण होता है, रूट अंडर प्रसरण। अर्थात जब प्रसरण निकालना है तो स्टैंडर्ड डेविएशन का होल स्क्वायर कर लेंगे, यानी कि प्रसरण बराबर स्टैंडर्ड डेविएशन यानी मानक विचलन का होल स्क्वायर। ये भी फॉर्मूला होता है, आपको पता होगा। यानी कि हमें इन दोनों डाटा से स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना होगा। अब देखिए, अब स्टैंडर्ड डेविएशन ये दोनों दिया है ना, इससे स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं, तो आपको पता है कि विचरण गुणांक यानी विचरण गुणांक, ये सब फॉर्मूला नहीं पता रहेगा फिर दिक्कत होगा, इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन बट्टा माध्य, माध्य और गुणे 100 होता है। विचरण गुणांक हमेशा प्रतिशत होता है, किसका, तो माध्य के सापेक्ष स्टैंडर्ड डेविएशन का ही प्रतिशत होता है। तब इससे पहले स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेंगे और यहाँ रख लेंगे। जैसे विचरण गुणांक आपका कितना दिया है 16, तो यहाँ 16 रख दिए। 16 बराबर स्टैंडर्ड डेविएशन पता नहीं है, मानक विचलन, और बट्टा माध्य कितना था 25 और गुणे 100 कर लेंगे। तो ये 25 चौके 100 हो जाएगा, 4 से ये कटेगा 4 मर्थ में, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ 4 आ गया। तो जब स्टैंडर्ड डेविएशन 4 आ गया तो प्रसरण कितना होगा, 16 नहीं हो जाएगा, 4 चौके 16, यानी यहाँ प्रसरण बराबर 16 हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिलाएंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए अब कितना फॉर्मूला इसमें लगा, ये दोनों दिया हुआ था तो हमें सबसे पहले पता है कि विचरण गुणांक इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन बट्टा माध्य गुणे 100 होता है, यानी कि माध्य की तुलना में स्टैंडर्ड डेविएशन का प्रतिशत वैल्यू ही क्या कहलाता है, विचरण गुणांक कहलाता है। ठीक, अब विचरण गुणांक से जब हम स्टैंडर्ड डेविएशन 4 निकाल लिए, तब स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर रूट अंडर प्रसरण होता है, या फिर प्रसरण बराबर स्टैंडर्ड डेविएशन का होल स्क्वायर। तो स्टैंडर्ड डेविएशन 4 आया था, 4 का होल स्क्वायर 16, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ने 1500 रुपये में एक वस्तु खरीदा, 12% लाभ पर बेच दिया तो विक्रय मूल्य। देखिए इतना आसान क्वेश्चन है, 1500 में खरीदा और 12% लाभ पर बेचा है, तो 112/100 हो जाएगा। 2 0 से 2 0 खत्म, 15 दूना 30, 15 कम 15 3 18 हो जाएगा, और 15 कम 15 1 16, यानी कि 1680 रुपया हो जाएगा, जो कि ऑप्शन से देखिए तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक, आसान था, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन है ना, 36 नंबर क्वेश्चन, एक न्यूमेरिकल दिया है, बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है। ठीक, तो उसको सीखिए। देखिए कह रहा है कि एक रॉकेट 20 मीटर प्रति सेकंड की स्थिर गति के साथ ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की तरफ यात्रा करने के लिए लॉन्च किया जाता है। ठीक, तो देखिए प्रारंभिक वेग इसका u जो है ना, u इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड है। जिस वेग से ये लॉन्च किया गया है यानी प्रारंभिक वेग हो गया। प्रारंभिक वेग u से डिनोटेट किया जाता है, अंतिम वेग v से। तो इसका जो u है 20 मीटर पर सेकेंड है। ठीक, वह ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की तरफ यात्रा करने के लिए लॉन्च किया जाता है। 35 सेकेंड के बाद रॉकेट में समस्या उत्पन्न हो जाती है, यानी कि टाइम दिया हुआ है 35 सेकेंड, 35 सेकेंड। ठीक, 35 सेकेंड। अब कह रहे हैं कि समस्या उत्पन्न हो जाती है रॉकेट में, और इसकी ईंधन की आपूर्ति रुक जाती है, यानी कि ईंधन अब आपूर्ति रुक जाता है। ठीक, इसके बाद रॉकेट मुक्त निकाय की भांति यात्रा करता है, तो इसके द्वारा प्राप्त की गई ऊंचाई क्या होगी, यानी कितना ऊंचा जाएगा। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ जो ये एच निकलेगा, देखिए ये रॉकेट कितना ऊंचा जाएगा, तो ये शुरू में जहाँ तक ईंधन काम कर रहा है, तो ये तो 20 मीटर पर सेकेंड की चाल से, और आपका 35 सेकेंड तक चला है, तो ये S1 पहले 2 गो दूरी निकलेगा इसमें। ये S1 बराबर, चाहे D1 कर लीजिए, ऊंचाई चाहे कुछ भी, D1 इज इक्वल टू, यानी दूरी बराबर चाल गुणे समय, चाहे वेग गुणे समय, तो ये 20 गुणे कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा, यानी कि 35 दूना 70, 700 मीटर ये जाएगा। ठीक, ये 700 मीटर है जब ईंधन काम कर रहा है। अभी तक यहाँ चल गया है कितना मीटर, 700 मीटर। ये जब ईंधन काम कर रहा है तब का है। ठीक, इसके बाद कह रहा है कि ईंधन काम करना बंद कर दिया, तब अब स्वतंत्र इकाई के जैसा काम कर रहा है। तो अब इसके लिए देखिए, अब तो उसमें कुछ भी फोर्स वगैरह नहीं लग रहा है। तो एक बात आप पढ़े होंगे कि ये अब फोर्स नहीं लग रहा है, तो एक निश्चित ऊंचाई पर जाकर वो रुक जाएगा। तो जब रुक जाएगा तो यहाँ से भी जो हो जाएगा ना, 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, क्योंकि चलते चलते चल रहा है और एक निश्चित ऊंचाई पर जाकर रुक जाएगा। तो भी यहाँ पर अब एक चीज़ आप पढ़े होंगे कि यू स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बराबर इन होता है जी, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2g x होता है ना, 2g h हो जाएगा। h मतलब वही ऊंचाई मान लेंगे,
जी यहाँ पे हो जाएगा, त्वरण की जगह क्या हो जाएगा जी, और ऊंचाई की जगह एच हो जाएगा। तो अब जैसे देखिए कि अगर ऊपर की ओर जा रहा है ना तो इस कंडीशन में जी निगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, और वी जीरो है तो यहाँ जीरो रख लीजिए, बराबर यू कितना है आपका, तो यू प्रारंभिक वेग 20 था ना, तो 20 विषय यहाँ पे कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा, माइनस 2 गुणे जी का मान 10 होता है और ऊंचाई एच कर लीजिए, पता नहीं है कितना जाएगा, ठीक। तब इसको इधर कर लेंगे, चूँकि ये जीरो हो गया तो ये 20 एच इज इक्वल टू 400 हो जाएगा, तो एच का मान कितना आ जाएगा 20 हो जाएगा, अर्थात और ये 20 मीटर ऊंचा जाएगा, तो ये टोटल जो ऊंचाई इसका हो जाएगा 720 हो जाएगा, 720 मीटर ऊंचा जाएगा रॉकेट, यानी ऑप्शन से देख लीजिए। तो ऑप्शन नंबर हमारा किस में दिया हुआ है, तो ए में दिया है, ए इज़ द राइट आंसर। बात क्लियर है कि नहीं, देखिए फिर से समझिएगा ज़रा सा। जब इसका ईंधन काम कर रहा है तो ये 20 मीटर पर सेकेंड की चाल से जा रहा है, 30 सेकेंड में कितना दूरी तय किया, तो 700 मीटर। जब ईंधन काम करना बंद कर दिया तो स्वतंत्र इकाई के जैसा ये काम कर रहा है, तो इस कंडीशन में वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2gh हो जाएगा, ठीक। तब ये जी ऊपर की ओर जब रॉकेट जा रहा है ना तो एच निगेटिव होगा, नीचे की ओर आता है तो पॉजिटिव होता है, जी निगेटिव होगा, तो जी का मान -10 यहाँ लेंगे, यानी कि भी तो जीरो हो जाएगा, और यू 20 विषय 400 माइनस 20 गुणे -10 करेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा और एच हो जाएगा, यानी एच का मान 20 मीटर हो जाएगा। तो 20 मीटर ये और 700 मीटर पहले था, यानी कि 720 मीटर टोटल ऊंचाई होगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला जो मैथ का क्वेश्चन है ना 40 नंबर है, ठीक। 40 नंबर में ये डीआई से रिलेटेड है, ठीक। कह रहे हैं कि दिए गए तालिका 4 विषयों PCBM के 4 छात्रों WXYZ, ये नीचे स्टूडेंट है, देखिए इधर स्टूडेंट है, ये सब्जेक्ट है, इधर है स्टूडेंट है ये नीचे, और इधर क्या है सब्जेक्ट है, ठीक। सब्जेक्ट इनका PCWM दिया हुआ है, स्टूडेंट का नाम क्या है WXYZ, ठीक, ये दिया हुआ है हमें, ठीक। छात्रों WXYZ द्वारा प्राप्तांकों के प्रतिनिधित्व करते हैं, प्रत्येक विषय में अधिकतम अंक 100 है, टोटल 100 अंक का है। तब क्वेश्चन क्या पूछा है कि 4 छात्रों के P और C में औसत अंक कितने हैं, 4 छात्र के PC का औसत अंक पूछ रहा है। तो देखिए औसत अंक दोनों का निकाल करके जोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे इसका टोटल अंक निकालिए, पहले 5 की 5 ही आ जाएगा, और यहाँ 9 6 15 9 6 15 5 20 7 27 हो जाएगा, ठीक। इसका टोटल निकालना है तो 8 2 10 8 18 और 9 27 हो जाएगा, 18 9 27, यानी कि इसका एवरेज पूछा हुआ है। तो एवरेज औसत इज इक्वल टू औसत बराबर 275 प्लस 270 और बट्टा 4 4 8 हो जाएगा, 8 से भाग लगाएंगे, ठीक। 8 से भाग लगाएंगे, चूँकि 4 4 2 सब्जेक्ट का पूछ रहे हैं ना, तो 8 से भाग लगाएंगे, तो 5 की 5 ही हो जाएगा, 7 7 14 का 4 8 से 1 हो जाएगा, 2 2 4 1 5 हो जाएगा, 8 से भाग लगा लीजिए, 8 7 56 ज़्यादा हो जा रहा है, 8 6 48, तो 6 बचा, फिर कितना बचा 5, तो 8 28 64, 1 बचा, फिर 0, 8 एकम 8 9 10, यानी कि 8 दूना 16 8 5 40, तो 68.125 हो जाएगा, यानी एक ही तक दिया हुआ है, 68.1 यहीं तक दिया हुआ है, एक ही पॉइंट तक, तो 68.1, यानी ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। बात क्लियर, कुछ दिक्कत इसमें नहीं। 2 सब्जेक्ट का पूछा था तो 4 इसका 4 इसका, यानी कितना से भाग लगा लेंगे 8 से भाग लगा लेंगे, यानी कि 68.1 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला जो क्वेश्चन कह रहा है ना कि 45 नंबर कि किसी ईंट के भार के 3/4 भाग का 7/8 kg वजन है, ठीक। तो अब बोला है कि इसी के भार का 7/5 भाग का वजन कितना होगा। सिंपल है, 5/7 कितना होगा, जैसे 3/4 का मान 7/8 kg है, तो 1 यूनिट का मान तो क्या करना होगा 7/8 में 3/4 से भाग लगाएंगे तो ये 4/3 हो जाएगा, और निकालना है 5/7 का, तो 5/7 से गुणा कर लीजिए, सिंपल है। 7 से 7 खत्म हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, यानी कि 5/6 kg हो जाएगा, 5/6 kg, यानी ऑप्शन से देख लेंगे, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। आसान सा क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला 50 नंबर क्वेश्चन है कि किसी भिन्न को जब 1/3 में से घटाया जाता है, 1/3 में से मान लीजिए x को घटाया जाता है भिन्न को, ठीक, तो 1/12 प्राप्त होता है। तब इधर x भेज दिए, यानी x का मान क्या होगा 1/3 माइनस 1/12 हो जाएगा, घटा दीजिए 12 LCM, 3 चौके 12 माइनस 1, यानी कि 3/12 कट करके कितना आ जाएगा 1/4 इज़ द राइट आंसर।
ऑप्शन से देख लेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। ठीक, ये आसान सा था। आगे बढ़िए। देखिए अगला जो है 52 नंबर क्वेश्चन है कह रहा है 5776 का वर्गमूल निकाले। तो भाग विधि सबसे आसान। 7 सते 49 हो जाएगा यहाँ पे 49। 7 में 17 में से 9 हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक, ये कट गया, फिर उतार दीजिए 7 6 इधर 7 7 14 हो जाएगा। 14 6 84 यानी 6 मत में चल जाएगा। 6 जाएगा 36 कर 6 14 84 3 सीता यानी कि 76 इज द राइट आंसर। ऑप्शन से देख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सबसे आसान भाग विधि से निकाल लेंगे। वर्गमूल निकालना हो, पॉइंट में निकालना हो, किसी बड़ी संख्या का वर्गमूल निकालना हो, कौन सा विधि? भाग विधि सबसे आसान। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला 55 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि आदित्य को एक परीक्षा में 78% अंक प्राप्त हुए, यदि उसे 663 अंक प्राप्त हुए तो अधिकतम अंक 100% होता है। जैसे इसे 78% अंक प्राप्त हुआ है जिसका मान कितना दिया हुआ है 663, तो अधिकतम मैक्सिमम परसेंटेज पूछेगा अंक कितना होता है तो 100%। हम निकाल लीजिए एक एक नियम से। 663 बट्टा 78 गुणे 100 हो जाएगा। ये देख लीजिए कट जा रहा होगा। 7 9 8 नहीं कट रहा है, 13 से कटाइए। 13 6 78 और ये 13 से कटेगा तो 13 5 65 और 13 एकम 13 कट जा रहा है। 3 से कटाएंगे 3 दूना 6 17 तिया 51। 2 से कटेगा 50 मत में यानी 17 5 85 850 जो हो जाएगा टोटल अंक हो जाएगा। अधिकतम अंक 850। ऑप्शन से देखिए तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला 63 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक प्लेटफॉर्म पर खड़े किसी आदमी को पार करने में 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली 180 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी कितना समय लेगी। अब व्यक्ति को, जैसे ये एक व्यक्ति खड़ा है और इसको कोई ये रेलगाड़ी पार करे, रेलगाड़ी, तो ये अपनी लंबाई को पार करेगी। यानी कि इस कंडीशन में क्या होगा, जब व्यक्ति को पार करे या खंभे को पार करे, समय बराबर ट्रेन की लंबाई बट्टा ट्रेन की चाल हो जाएगा। ठीक, अब रख दीजिए, सिंपल सी बात है। समय पूछा हुआ है, ट्रेन की लंबाई कितना है 180 मीटर और ट्रेन की चाल कितना है तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इसको 5/18 से गुणा करेंगे, 18 ऊपर चला जाएगा, 18 3 54 हो जाएगा। और अब यहाँ से करेंगे तो इसको 3 से कटा लीजिए तो ये 60 हो जाएगा और 5 से कटेगा तो 12 हो जाएगा। यानी कि 12 सेकेंड में पार करेगी। कितने सेकेंड में? 12 सेकेंड। ऑप्शन से देख लेंगे तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ये याद रखिएगा, कभी भी कोई ट्रेन अगर पोल को पार करती है या किसी व्यक्ति को, प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार करती है तो समय बराबर ट्रेन की लंबाई बटा ट्रेन की चाल हो जाएगा। कभी भी चाल मीटर पर सेकेंड में लेंगे, चाल को हमेशा मीटर पर सेकेंड में लिया जाएगा, जिसके लिए क्या करना होगा तो 5/18 से गुणा कर लेना होगा। तो ये 18 कहाँ चला जाएगा? ऊपर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला कह रहे हैं ना कि किसी संख्या का 30% 33 है तो वो संख्या कितनी है। जैसे संख्या x है तो x का 30% 30/100 और ये कितनी है तो 33 है। 0 से 0 कट गया, ये 11 मत में कटेगा, यानी कि वो संख्या कितनी है तो 110 हो जाएगी। ऑप्शन से देख लेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 68 नंबर कह रहे हैं ना कि एक बैग में लाल गेंद के साथ हरे गेंदों का अनुपात, यानी कि लाल रेड वाला और ग्रीन का रेशियो दिया हुआ है कितना तो 4:9 दिया हुआ है, 4:9। ठीक, अब कह रहा है कि यदि बैग में 6 हरे गेंद मिलाए जाते हैं, 6 हरे गेंद बॉल को मिला दिया जाता है, हरे गेंद वाला ऐड किए गए हैं कितना 6, ये 6 को मिलाए गए हैं। ठीक, तब रेशियो क्या हो जा रहा है तो 1:3 हो जा रहा है, 1:3 हो जा रहा है। ठीक, अब देखिए ऐसे क्वेश्चन में करेंगे, कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है। जैसे आप हरे गेंद को मिला रहे हैं तो रेड गेंद का रेशियो दोनों में सेम होना चाहिए। क्योंकि हम हरा गेंद मिलाएं तो हरा बढ़ेगा घटेगा, जो रेड है वो क्या रहेगा सेम रहेगा। तो यहाँ 4 है तो इसको भी 4 बनाने के लिए इसको क्या करेंगे 4 से गुणा कर लेंगे, यानी ये 4:9 हो जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा 4:12 हो जाएगा। अब बताइए आप हरा वाला कै गो मिलाए हैं इसमें तो 9 3 12, यानी कि 3 गो मिला रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन में दिया है कि 6 गो मिला रहे हैं। तो 3 यूनिट का वैल्यू अगर 6 गेंद है, कितना है 6 गेंद है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 गेंद हो जाएगा। तो पूछा क्या आपसे बताइए, बैग में कितने लाल गेंद हैं। तो बैग में कितने लाल गेंद है तो ये 4, कहीं से भी उठाएंगे तो 4 ही रहेगा, तो 4 दूना 8 हो जाएगा, 8 गो लाल गेंद है, यही आंसर हो जाएगा। 1 यूनिट का वैल्यू 2 तो 4 यूनिट का वैल्यू 8 हो जाएगा। बात क्लियर हुआ कि नहीं? देखिए एक बार और समझिए।
जब आप हरा वाला को मिला रहे हैं तो रेट सेम होना चाहिए। तो यहाँ 4 था, यहाँ 1 था, तो 4 से गुणा करके दोनों को बराबर कर लिए। तो कितना मिला रहे हैं? 3 यूनिट मेरे हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से 6, 3 का वैल्यू 6 तो 1 का वैल्यू 2 तो 4 का वैल्यू 8। अगर बोला रहता कि ग्रीन पहले कितना था तो 9 दूना 18, बाद में कितना हो गया तो 12 दूना 24 हो गया। हमारा आंसर कितना होगा? 8 होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला जो हम लोग का क्वेश्चन है ना, ये 70 नंबर, एक ग्राफ जो दिया हुआ है ना इसी से रिलेटेड है। दिया हुआ है हम लोग का बार ग्राफ दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िएगा ज़रा सा। ये जो ग्राफ दिया है ना, पहले इसको समझिए। बोला हुआ है ग्राफ में ना कि दिए गए आंकड़ों के आधार पर कितने, यानी रंग टोटल दिया हुआ है, रंग का डाटा दिया गया है। ठीक, रंग के मोटरसाइकिल बिक्री हुए हैं, इसी का संख्या दिया हुआ है। जैसे 0 इधर परसेंटेज दिया हुआ है, इधर इनका मान दे दिया हुआ है। ठीक, टोटल का मान दिया हुआ है कि ब्लू के कितने हैं, ग्रीन के कितने हैं, गोल्डन के कितने हैं, ब्राउन्स के कितने हैं, ब्लैक, टोटल दिया हुआ है। ठीक, अब कह क्या रहा है, क्वेश्चन पढ़िए कि दिए गए आंकड़ों के आधार पर किन रंगों की मोटरसाइकिलें 55% की कुल बिक्री करी है, किन रंग का मिलाकर। तब देखिए ये ऑप्शन दिया हुआ है, इन सबको जोड़ देना है आपको। जैसे ऑप्शन में देखेंगे तो हरा वाला, हरा, रजत, नीली और लाल जोड़ कर देखिए कब 55 आ रहा है, वही आंसर हो जाएगा। तो जैसे पहला ऑप्शन अगर देखते हैं तो हरा वाला कितना है? 8 है। रजत कितना है? रजत मतलब ब्रॉन्ज, तो ब्रॉन्ज कितना है? 3 है। उसके बाद क्या दिया हुआ है? नीली, तो नीली कितने हैं? ब्लू, ब्लू देख लीजिए दिया हुआ है, तो ब्लू हमारा दिया हुआ है, ब्लू 12 दिया हुआ है, 12। और उसके बाद क्या दिया था यहाँ पे? लाल, तो ब्लू के बाद नीली हो गया ना, तो लाल। रेड वाला देख लीजिए, रेड वाला 20 है। ये 55 कभी नहीं आएगा। देखिए 8 2 10 3 13 का 3 हासिल है, यानी 43,000 है, तो ये वाला नहीं है, 43 आ रहा है हमारा। ठीक, इसको मिटा दीजिए। भूरी, काली, नीली, सुनहरी, तो भूरी ब्राउन्स, ब्राउन्स कितना था आपका? ब्राउन्स वाला 3 है। उसके बाद काली लेना है, यानी कि ब्लैक देख लीजिए 5 है, 5, ब्लैक कितना है? 5 है। उसके बाद नीली लेना है, ब्लू, तो ब्लू कितना था? 12 था। और उसके बाद क्या लेना है? ब्लू, नीली के बाद सुनहरी यानी गोल्डन, तो गोल्डन कितना है? 10 है। ये तो और कम हो जाएगा, 5 3 8 2 10, 5 2 7 3 10, यानी 30 हो जा रहा है। ये कितना हो जा रहा है? 30, ये भी नहीं होगा, 55 आना चाहिए हमें। सी वाला देख लीजिए, नीली, नीली कितना है? 12 है। हरी कितना है? ग्रीन वाला, ग्रीन वाला देख लीजिए, तो ग्रीन आपका कितना है? 8 है। उसके बाद क्या दे रहा है? सुनहरी यानी गोल्डन कितना है? तो 10 है, यानी 12 8 20 10 30 हो गया अभी तक। ठीक, यहाँ तक गोल्डन तक क्या हो गया? 30। और काली कितनी है? ब्लैक, ब्लैक 5 है, तो 30 5 35 हो जाएगा। ठीक, ब्लैक कितना है? 5 है। उसके बाद लाल बोला हुआ है, लाल, तो रेड कितना है आपका? रेड देख लेते हैं, तो 20 है। तो अब देखिए ये 55 हो जा रहा है आपका। 8 2 10 5 15 5 2 2 4 1 5, यानी ये वाला 55 हो जा रहा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बात क्लियर? इसमें सिर्फ जोड़ करके देख लेना था कि कब जो है 55 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है और सी हमारा सही आंसर होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है ना हाइट एंड डिस्टेंस से है, कह रहा है कि एक टावर के पाद से एक पहाड़ी के शीर्ष का यूनियन कोण। जैसे एक टावर है, ये मान लीजिए टावर है और एक पहाड़ी है, ये पहाड़ी हो गई। ठीक, तो कह रहा है कि एक टावर के पाद से एक पहाड़ी के शीर्ष का, यानी कि यहाँ से ये तल से पहाड़ी के शीर्ष का यूनियन कोण कितना है? 60 डिग्री है। ठीक, 60 डिग्री है। ठीक, उसके बाद कह रहा है कि टावर के शीर्ष से पहाड़ी के पाद का यूनियन कोण 30 डिग्री है। यहाँ से जब ये देख रहे हैं तो ये कितना डिग्री है? 30 डिग्री है। यूनियन कोण कितना है? 30 डिग्री है। पहाड़ी के शीर्ष से टावर के पाद का, 1 मिनट रुक जाइए, बोला हुआ है हमें कि और टावर के शीर्ष से पहाड़ी के पाद का यूनियन कोण कितना है? 30 डिग्री है। यदि टावर की ऊंचाई 50 मीटर है तो पहाड़ी, ये जो टावर की ऊंचाई दिया हुआ है ना, ये कि ये 50 मीटर है, तो ये पहाड़ी की ऊंचाई हमें पूछ रहा है कि कितना होगा। देखिए कुछ नहीं है, फिगर बन गया तो अब कुछ है ही नहीं इसमें। आपको बस बताए थे कि ये वाला रूल याद रखना होगा, 30 वाला 60 वाला रेशियो याद रखना होगा। 30 के सामने 1, 60 के सामने √3 और ये 90 के सामने 2 हो जाता है। तो यहाँ देखिए 30 के सामने अगर 50 है तो ये इसमें 60 होगा ना, ये वाला, ये पहले छोटे वाले हम त्रिभुज में चल रहे हैं, तो ये 30 के सामने अगर 50 है तो ये 60 के सामने 50√3 हो जाएगा, 50√3, चूँकि 60 के सामने √3 गुना होता है। ठीक, अब देखिए इस वाले में आइए, ये बड़ा वाले में, तो ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा? 30, तो 30 के सामने इसमें 50√3 है, तो ये 60 के सामने कितना हो जाएगा? 50√3 इंटू √3, 50√3 इंटू √3 गुना हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा ऊंचाई? तो 150 मीटर हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। बस 30 के सामने 1 होता है, 60 के सामने √3 होता है, बस इसी से निकल गया।
छोटे वाले में जब आए तो 30 के सामने 50 है तो 60 के सामने 50√3। ये बड़े वाले में आए तो 30 के सामने 50√3 है तो 7 के सामने 50√3 का √3 गुना, यानी कितना 150 मीटर हो जाएगा। ऑप्शन से देख लीजिए किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, सी इज द राइट आंसर। क्लियर, आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन। 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना कि 10 पारियों के बाद किसी बल्लेबाज के प्रति पारी औसत 52 है। तो अगर औसत 52 है इसका मतलब 10 पारी तक 520 रन बनाया हुआ है। ठीक, औसत गुणे रन कर लेंगे तो टोटल संख्या हो जाएगा पारी, औसत गुणे पारी। औसत हमारा 52 था और क्या था 10 पारी था, तो 52 दहा के 520 10। अब कह रहा है कि 12 पारियों के बाद 10 पारी टोटल है ना, 10 पारी का ये हो गया है, तब 12 पारी के बाद कह रहा है, तो इसका मतलब कि 2 गो पारी का और रन इसको देना पड़ेगा। ठीक, तब देखिए कह क्या रहा है कि 12 पारियों के बाद औसत स्कोर 54 हो जाता है, तो बाद में करेंगे चर्चा। यदि बल्लेबाज ने पिछली एक पारी की तुलना में 12वीं पारी 16 रन अधिक बनाया है, यानी कि अगर 11वीं पारी x बना रहा है तो ये x + 16 बना रहा है, 12वीं पारी में पिछली पारी की तुलना में 16 रन अधिक बना रहा है, यानी कि ये 10 पारी का योग हो गया, 11वीं पारी में x बनाया और 12वीं पारी में x + 16 बनाया। ठीक, अब इन सब का योग कितना हो जाएगा, तो ये 12वीं पारी का इसका औसत कितना था 54 था, तो 12 × 54 कर लीजिए, योग निकल जाएगा डायरेक्ट आपका। 12 × 4 = 48 कर 8 हासिल 4 हो जाएगा, 12 × 25 = 60 4 64 हो जाएगा। अब देखिए कुछ है ही नहीं, क्या पूछा है आपसे बताइए, 11वीं पारी में कितना रन बनाए, x का मान पूछा है, इसको उधर ले जाकर घटा लीजिए, यानी कि ये 2x = 648 माइनस 6 की 6 ही हो जाएगा, ये जोड़कर घटा लेंगे, 2 1 3 हो जाएगा और इधर 536 घटा लीजिए। 2x = 8 में से 6 गया 2 हो जाएगा, 4 में से 3 गया 1 हो जाएगा, इधर 1, यानी कटा लेंगे तो ये 56 दूना 112। इसका मतलब जो 11वीं पारी में रन बनाया है कितना बनाया है 56। अगर वहीं 12वीं में पूछता तो इसमें क्या करते 16 और हम लोग जोड़ देते। बात क्लियर, तो 56 से ऑप्शन देख लेंगे, ऑप्शन नंबर सी है। कुछ नहीं था इसमें, बस इसको एक बार अच्छे से पढ़ना था कि 10 पारी का औसत जो है 52 था, तो 52 दहा के 520। 12वीं पारी में 11वीं से 16 रन अधिक बना रहा है, तो ये x + 16 हो जाएगा। सबका औसत कितना था आपका 54 था, तो 54 × 12 कर लिए तो 648 आ जाएगा, यहाँ से x का मान निकल गया 56, अर्थात 11वीं पारी में 56 बनाया है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला जो 74 नंबर क्वेश्चन है ना, कह रहा है कि नीचे दिए गए श्रृंखला में कितने अंक अपने दाईं की ओर से अंक से पूरी तरह विभाजित है, अपने दाहिने अंक से पूरी तरह विभाजित है। तब देखिए ये 5 तो नहीं हो रहा है, 6 ये हो जा रहा है, 6 हो जा रहा है, 3 से विभाजित हो जा रहा है, 3 2 से नहीं हो रहा है। ठीक, जो हो रहा है उसी को सिर्फ लेंगे। ये 2 4 से विभाजित नहीं है, 4 2 से विभाजित है लेकिन 2 4 से नहीं है, 4 8 से नहीं है, 8 8 से इससे हो जा रहा है, ये 8 इससे हो जा रहा है। ठीक, फिर ये 8 जो है 9 से नहीं हो जा रहा है, 9 2 से नहीं होगा, 2 6 से नहीं होगा, 6 6 से हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, 6 5 से नहीं होगा, 8 यहाँ 8 8 से हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये अब कोई नहीं होगा, यानी कि एक अंक यहाँ 1 2 3 4 5, यानी कि 5 गो ऐसा अंक है जो अपने दाहिने वाले अंक से क्या है पूर्णतः विभाजित है। तो ऑप्शन से देख लेंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये आसान सा क्वेश्चन था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला जो है 75 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि 20 28 और 48 का HCF निकालना है। अब देखिए अब की बार HCF निकालना है, तो HCF में करना क्या है ना, सबसे आसान तरीका बता रहे हैं आपको कि सबसे कम अंतर यहाँ पड़ रहा है ना, अंतर सबसे कम अंतर, जहाँ सबसे कम अंतर मिल रहा है वही ले लीजिए। जैसे यहाँ पे अंतर कितना है 8 है, अब इस 8 से देख लीजिए कि ये सब कट रहा है क्या, अगर कटेगा तो यही HCF हो जाएगा, नहीं कटेगा तो इस 8 का फैक्टर तोड़कर जब चेक करना होगा। ठीक, 8 से ये नहीं कट रहा है, ये भी नहीं कट रहा है नहीं, तो 8 का फैक्टर तोड़ेंगे तो 2 × 4, अब फैक्टर भी तोड़ेंगे ना तो एक सबसे बड़ा होना चाहिए। 4 से देखिए 4 5 20, 4 7 28, 4 से ये भी कट जा रहा है, यानी कि HCF कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बात क्लियर हुआ कि नहीं, जहाँ भी कम अंतर भाग विधि वगैरह नहीं यूज करना है, जहाँ भी कम अंतर मिले उसी को ले लेना है। 8 से चेक कर लेना है सब, तो सब नहीं कट रहा है, तो 8 का फैक्टर तोड़े 2 × 4, 4 से ये भी कट जा रहा है, ये भी कट जा रहा है, ये भी कट रहा है, तो 4 हमारा HCF हो जाएगा। ठीक, यानी टोटल 75 क्वेश्चन इसमें दिया रहता है। प्री का जो भी होता है ALP टेक्नीशियन का प्री का एग्जाम, उसमें टोटल 75 क्वेश्चन रहता है। तो 75 क्वेश्चन में जितना भी मैथ का और एक न्यूमेरिकल बहुत अच्छा क्वेश्चन था, तो उसका हम लोग टोटल कंप्लीट किए इसमें। ठीक, तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, जो सेट नंबर 11 होगा, तो 11 नंबर सेट के डिस्कशन के साथ मिलेंगे। तब तक आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए वीडियो, जितने भी आपके दोस्त लोग हैं दोस्त में शेयर करिए,
ताकि वो भी लोग फ़ायदा उठाए। ठीक, तो चलिए, ओके बाय, टेक केयर।